नमस्कार। हम साझेदार के अवकाश ग्रहण वाले अध्याय में से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एकमुश्त भुगतान विधि, साझेदार की पूंजी खाते शेष को ऋण खाते में स्थानांतरण द्वारा विधि, किस्तों में भुगतान विधि और वार्षिकी विधि का अध्ययन कर लिया है। वार्षिकी विधि का हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को एक निश्चित राशि उसके जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक वार्षिक रूप से भुगतान की जाती है तो वो वार्षिकी विधि कहलाती है। अब वार्षिकी विधि में हमने देखा कि जब एक साझेदार को जो भुगतान की जाने वाली राशि है वो उसके वार्षिकी उचंती खाते में स्थानांतरित की जाती है और वार्षिकी उचंती खाते में स्थानांतरित करने के बाद में साझेदार को दी जाने वाली वार्षिकी राशि का भुगतान किया जाता है। यदि साझेदार की मृत्यु उस वार्षिकी उचंती खाते के शेष की राशि समाप्त होने से पहले हो जाती है तो बची हुई शेष राशि को पुराने साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेते हैं। यदि साझेदार उस उचंती खाते के शेष को समाप्त होने के बाद भी जीवित रहता है तो भुगतान की जाने वाली उचंती खाते की राशि है वो लाभ हानि खाते से चार्ज की जाती है। तो चलिए इसका एक सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से वार्षिकी विधि के तहत सवाल होता है। देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ए बी सी एक फर्म में साझेदार थे। सी 1/14 को फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उस तिथि को समस्त समायोजनों के बाद में सी का पूंजी खाता है वो 40,000 रुपये का शेष बताता है। निम्न परिस्थिति में फर्म को की पुस्तकों में आवश्यक खाते बताइए। देखिए ABC 3 साझेदार है जो बराबर के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। कुछ नहीं दे रखा तो बराबर के अनुपात में है। सी 1/14 को फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उस तिथि को समस्त समायोजनों के बाद में सी का पूंजी खाता है वो 40,000 रुपये का शेष बताता है, यानी सी को जो देय राशि है वो 40,000 रुपये है। तो निम्न परिस्थितियों में हमें करना है समायोजन। नंबर फर्स्ट देखिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 10,000 रुपये प्रति वर्ष की जीवन पर्यंत वार्षिकी दी जाती है, ये मानते हुए कि सी की मृत्यु द्वितीय वार्षिकी के भुगतान के तुरंत बाद हो जाती है। देखिए जो पहली स्थिति है उसमें हम सी को 10,000 रुपये वार्षिक जो वार्षिकी है उसका भुगतान कर रहे हैं और सी की मृत्यु है वो दूसरी वार्षिकी के भुगतान के तुरंत बाद हो जाती है। यदि साझेदार जो अवकाश ग्रहण करने वाला जिसको हम भुगतान कर रहे हैं उसकी मृत्यु उसको भुगतान की जाने वाली राशि से पूर्व हो जाती है तो बची हुई शेष राशि को शेष रहे साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर पहले स्थिति में जो भी राशि बचेगी उसकी सी की वो ए व बी अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे। देखिए इसका आंसर किस प्रकार से होगा, हल किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले जो 40,000 रुपये सी को दे राशि है वो वार्षिकी उचंती खाते में हम स्थानांतरित करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट आपके सामने बनाया हुआ है। कैपिटल अकाउंट में जो 40,000 रुपये है वो हमने टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने बनाया एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाया गया है। इसके क्रेडिट साइड में 1/14 को हमने सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से 40,000 रुपये लिख दिए। अब प्रश्न में कहा गया था कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर तो हमने बाई इंटरेस्ट लगा दिया 31/12/14 को 4,000 रुपये 40,000 का। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वार्षिकी विधि में सिर्फ वार्षिकी राशि का भुगतान करना है। जो ब्याज की हम गणना कर रहे हैं वो उस उचंती खाते के शेष को बढ़ाता है, इसका भुगतान हमें नहीं करना है। हम सिर्फ वार्षिकी राशि का भुगतान करते हैं। जबकि किस्त भुगतान पद्धति में हम किस्त की राशि में ब्याज की राशि को जोड़कर फिर भुगतान करते हैं और उसका भुगतान किया जाता है। लेकिन वार्षिकी विधि के अंतर्गत हम जब बैंक करेंगे टू बैंक अकाउंट तो सिर्फ वार्षिकी राशि से करेंगे, ठीक है। तो देखिए डेबिट साइड में 31/12/14 को टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये वार्षिकी चुका दी। जो टू बैलेंस डी अंतिम शेष बच गया 34,000 रुपये। इसको 1/1/15 को हम आगे ले आए, बाई बैलेंस बी डी 34,000 रुपये, ठीक है। फिर 31/12/15 को हमने इंटरेस्ट लगा दिया बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो 34,000 रुपये का 10% हो गया 3,400 रुपये और हमने वार्षिकी चुका दी टू बैंक 10,000 रुपये। अब प्रश्न ये कहता है कि दूसरी वार्षिकी के बाद में सी की मृत्यु हो जाती है। तो दूसरी की वार्षिकी के बाद में सी की मृत्यु हो गई तो हम देखते हैं कि इसका कितना बैलेंस बचता है। तो क्रेडिट साइड की जोड़ आती है 37,400 रुपये, डेबिट साइड में 10,000 रुपये चुका दिया गया तो 27,400 रुपये इस उचंती खाते का शेष बचा है जो ए व बी के द्वारा अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लिया जाएगा। तो टू में हम कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट टू एच कैपिटल टू बीच कैपिटल। तो लाभ विभाजन अनुपात बराबर था तो 27,400 को ए और बी में बराबर बांट दिया गया। तो ए के 13,700 रुपये, बी के 13,700 रुपये, ये अकाउंट पूरा हो गया, ठीक है। ये विधि फर्स्ट समझ में आ गई होगी।
यानी कि जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है, जिसको हम वार्षिकी विधि के द्वारा भुगतान कर रहे हैं, और उसको भुगतान की जाने वाली राशि से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो बची हुई शेष राशि है उस उचंती खाते की, तो उसको पुराने साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है। अब चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं इसकी। दूसरी स्थिति ये कहती है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 16,000 रुपये प्रति वर्ष की जीवन पर्यंत वार्षिकी दी जाती है, ये मानते हुए कि सी की मृत्यु चतुर्थ वार्षिकी के तुरंत भुगतान बाद हो जाती है। देखिए, पहली वार्षिकी में हमने 10,000 रुपये वार्षिकी का भुगतान किया और दूसरी वार्षिकी के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरी स्थिति ये कहती है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 16,000 रुपये वार्षिकी का भुगतान करना है और चौथी वार्षिकी के भुगतान के बाद में उसकी मृत्यु होगी। तो चलिए देखिए इसका हल किस प्रकार से होगा। देखिए, स्क्रीन पर सबसे पहले हम जो सी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, जो उसको दे राशि है, वो उस वार्षिक उचंती खाते में हम ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में देखिए 2 एन्युटी सस्पेंस अकाउंट 40,000 रुपये। ठीक है। अब एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए सबसे पहले क्रेडिट साइड में 1/1/14 को बाई सीज कैपिटल 40,000 रुपये हम ले आए। ठीक है। अब इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे 31/12/14 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट 40,000 का 10% 4,000 रुपये। अब इस पर्सन में वार्षिक की राशि है वो 16,000 रुपये का भुगतान हमें करना है। तो डेबिट साइड में 31/12/14 को टू बैंक अकाउंट 16,000 रुपये और 31/12/14 को अंतिम शेष बच गया 28,000 रुपये। इस 28,000 रुपये का अंतिम शेष को अगले साल ले आएंगे। तो 1/1/15 को बाई बैलेंस बीडी कर दिया हमने 28,000 रुपये और इस पर फिर हम ब्याज लगाएंगे 10% की दर से 31/12/15 को, तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट 2800 रुपये। वार्षिकी का भुगतान कितना करना है, 16,000 रुपये। तो 31/12/15 को डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 16,000 रुपये और जो शेष बच गया घटाने के बाद में क्रेडिट साइड की जोड़ होगी 30,800 रुपये, जिसमें से 16,000 रुपये घटा देते हैं तो टू बैलेंस डी 14,800 रुपये। इस 14,800 को आगे फिर 1/1/16 को आगे लेके आएंगे क्रेडिट साइड में, तो बाई बैलेंस बीडी 14,800। इस पर लगाएंगे इंटरेस्ट 31/12/16 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट 1,480 रुपये। ठीक है। अब हमें वार्षिकी का कितना भुगतान करना है, 16,000 रुपये। तो 31/12/16 को टू बैंक अकाउंट 16,000 रुपये। क्रेडिट साइड की जोड़ होती है 14,800 प्लस 1,480 16,280, तो टू बैलेंस डी बैलेंस बच गया उचंती खाते का 280 रुपये। इस उचंती खाते के शेष को 1/1/17 को फिर आगे ले आए, बाई बैलेंस बीडी 280 रुपये। इस पर इंटरेस्ट लगाया, बाई इंटरेस्ट अकाउंट 28 रुपये। और अब इस उचंती खाते में शेष के नाम पर कुछ नहीं बचा है, हमें क्या करना है, किस्त का भुगतान करना है। तो ये देखो कौन सी किस्त भुगतान हो रही है, 14 में कर दी, 15 में कर दी, 16 में कर दी, 17 में। तो चौथी किस्त का भुगतान हो रहा है। तो टू बैंक अकाउंट 16,000 रुपये, क्योंकि चौथी किस्त के बाद में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इसी की। तो 31/12/17 को जो किस्त का भुगतान हो रहा है वो चौथी किस्त का हो रहा है। तो टू बैंक अकाउंट 16,000 रुपये। अब बाई साइड में जो भी अंतर आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखा जाएगा। तो हमने अंतर निकाला, अंतर निकालने पर बाई साइड में अंतर आया 15,692 रुपये, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,692। यदि साझेदार इसके बाद में भी लगातार जिंदा रहता तो उसको भुगतान की जाने वाली वार्षिक की राशि है वो हम सीधे लाभ हानि खाते से चार्ज करते। तो समझ में आया होगा, यानी साझेदार जिसको हम राशि भुगतान कर रहे हैं उसको कुल भुगतान से पहले ही साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी बची हुई शेष राशि को पुराने साझेदार जो बचे हुए हैं अपनी लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे। यदि साझेदार को जो भुगतान की जाने वाली राशि है उसका पूरा भुगतान होने के बाद में भी वार्षिक की राशि का भुगतान किया जाता है, तो जो बाद की राशि है वो लाभ हानि खाते से चार्ज की जाती है। तो आशा करता हूँ कि दोनों प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये वीडियो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।